वे काउंटी के पूर्व अधिकारी लू हुआई को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। सिर्फ 2 दिन बाद उसे 1000 कट्स वाली सज़ा देकर मारा जाएगा। अदालत का फैसला अंतिम है। फिर भी नियमों के अनुसार उसे पूछा जाता है कि क्या उसे कोई शिकायत है, कोई अपील करनी है उसे, या अपने बचाव में कुछ कहना है। लेकिन लू हुआई शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखों में ना डर दिखाई देता है, ना कोई घबराहट। वह बस एक शब्द में जवाब देता है और कहता है, नहीं। उधर शिन में, जो एक कल्टीवेटर होती है, एक अजीब निर्णय लेती है। वो सोचती है कि अगर मैं किसी ऐसे लड़के की शादी करूँगी जिसकी मौत कुछ दिनों में हो जाएगी, है ना, तो इससे मेरे आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है वो हट जाएगी। लेकिन जब वो जानती है लू हुआई के बारे में, तो वो नोटिस करती है कि लू हुआई का ना कोई पेरेंट बचा है, ना कोई रिलेटिव है, ना कोई सिबलिंग है। वो बेसिकली एक ऑर्फन होता है। लोग बताते हैं कि लू हुआई कई वर्षों तक वे कंट्री का एक अधिकारी रह चुका होता है, लेकिन वह कभी भी अत्याचारी नहीं था। उसे जनता पर अत्याचार नहीं किया। उसके घर में कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जो कि इस बात को दिखाती थी कि उसने बहुत पैसा हड़पा है लोगों से। उसका जो घर था वो बेसिकली एम्प्टी है। कि जो आंट होती है, उसका सर्वेंट बोलता है कि तुम एक कल्टीवेटर हो, तो तुम्हें सिर्फ अपने कल्टीवेशन में फोकस करना चाहिए, ना कि वर्ल्ड के मैटर्स के ऊपर। इससे तुम्हारी कल्टीवेशन भी इफ़ेक्ट हो सकती है। वे काउंटी के कुछ अधिकारी चर्चा कर रहे होते हैं। यदि लू हुआई सिर्फ अपनी गलती स्वीकार कर लेता तो शायद उसकी सज़ा कम भयानक होती। लेकिन उसने कुछ प्रतिभाशाली लोगों का नाम लेने की ज़िद की, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। यहाँ कहानी पहली बार संकेत देती है कि मामला केवल करप्शन का नहीं है, इसके पीछे ही था। बाज़ारों और चाय खानों में लोग लू हुआई को गालियाँ दिया करते थे। उनके अनुसार उसने व्यापारियों से मिलकर अनाज का दाम बढ़ाया, लोगों को भूखा मरने दिया और बहुत सारे अपराध किए। जनता की नज़रों में वह बस एक राक्षस बन चुका था। तभी वहाँ पर तांग यू नाम का एक लड़का आता है और वो कहता है कि तुम लोग एकदम अंधे हो। तुम लोग को ये चीज़ नज़र नहीं आती कि अगर लॉर्ड लू हुआई ने सच में करप्शन करी होती तुम लोग के ग्रेन्स के साथ फ्लड के टाइम पे, तो जो तुम लोग आजकल ज़िंदा हो ना, वो घूमते ही नहीं ज़िंदा। ठीक है। ये सब सुनकर जो शिनमय वहाँ बैठी हुई थी, उसके दिल में भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। वह लू हुआई के लिए नए कपड़े लेकर जाती है उससे जेल में मिलने, क्योंकि वो बचपन से ही वेस्टर्न बॉर्डर पे पला हुआ होता है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न बॉर्डर लाइन उनका एक कस्टम होता है कि जो लोग मर रहे होते हैं उनको न्यू सेट ऑफ क्लोथ के साथ बरी किया जाता है, ताकि आफ्टर लाइफ उनकी जर्नी बहुत ईजी हो और अच्छी हो। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मृत्यु का कोई भय नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो शिनमय होती है वो फू लाए इनके अंदर जा रही होती है। जैसे ही वो इनके अंदर एंटर करती है, हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर जो एक वर्कर होती है वो उसे बार बार यहाँ पर रुकने का नाक का इशारा करती है और कहती है, तुम यहाँ से जितनी जल्दी जा सकती हो उतनी जल्दी चली जाओ यहाँ से। वो बस जैसे ही जाने वाली होती है तभी वो नोटिस करती है ऊपर से एक औरत उतर कर आ रही होती है और कहती है, आपका मेरे महल में इस इन के अंदर बहुत ज़्यादा वेलकम है, और मिस आप यहाँ। तभी चिन्मय नोटिस करती है कि उस इन के अंदर एक और लड़का होता है प्रेजेंट। वो वही लड़का होता है जो उसको मिलता है वे कंट्री के अंदर, जो कि लॉर्ड लू हुआई को डिफेंड कर रहा होता है। बेसिकली वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। वो मिस शिनमय को एक ड्रिंक ऑफ़र करती है और कहती है, ये जो ड्रिंक है आपको वार्म फील कराएगी, ना कि आपको ड्रंक करवाएगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं उस इन के अंदर एक वॉरियर भी आ जाता है, जो कि एक बाउंटी
गार्ड होता है डोंगशोंग प्रीफेक्चर का। लोग उसको लॉर्ड ऑफ रस्ट स्वॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तभी हम लोग को इस बात का पता चलता है कि वहाँ पे हम लोग को इस बात का पता चलता है कि जो वहाँ पे जो लैंड लेडी होती है और एक्चुअली एक डीमन होती है। जो वॉरियर होता है वो कहता है, मैंने सुना है कि तुम दूसरों के हस्बैंड को खा जाती हो। फिर हम देखते हैं दोनों ही वॉरियर और डीमन के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो शिनमे होती है उस वॉरियर की स्वॉर्ड पे अपना कल्टिवेशन मैजिक यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड बहुत पावरफुल हो जाती है। और हमें इस बात का पता चलता है कि वो जो इन होता है वो बेसिकली एक इल्यूजन होता है। तभी वो वॉरियर बोलता है कि मैं यहाँ पर एक बाउंटी की वजह से आया था। मैं लिस्ट ऑफ टॉप मार्शल आर्टिस्ट में सेकंड नंबर पर रैंक करता हूँ। मुलाकात फिर से टांग यू से होती है और यहीं इस एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य खुलता है। टांग यू उसे 6 महीने पहले आए विनाशकारी बाढ़ के बारे में बताता है। उस बाढ़ ने पूरे योग क्षेत्र के 9 जिलों को तबाह कर दिया था। हज़ारों लोग मर गए, गांव बर्बाद हो गए, खेत नष्ट हो गए, लेकिन अविश्वासजनक रूप से वे काउंटी बच गया। क्यों? टांग क्यों बताता है, इसका श्रेय लो हुआई को जाता है। वर्षों तक उसने बांधों की मरम्मत करवाई, तटबंध मजबूत कराया और बाढ़ आने पर स्वयं लोगों के साथ दिन रात काम किया। अगर ये लोग उसी व्यक्ति को थाउजेंड ऑफ पीपल की मौत का रीज़न मानते हैं, जबकि वो इस बात को जानने की कोशिश भी नहीं करते कि अगर वो इस टाइम ज़िंदा हैं तो सिर्फ उसके खुद की इंटेलिजेंस से ज़िंदा हुए हैं वो लोग। हज़ारों लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड लू हुआई का एग्जीक्यूशन देखने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम लू हुआई वो रीज़न था जिसके वजह से वे कंट्री में थाउजेंड ऑफ पीपल की डेथ हुई थी। लू हुआई को हज़ारों कटों वाली सज़ा दी जाती है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से वह पूरे समय एक भी चीख नहीं निकालता। उसकी सहन शक्ति देखकर लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग पहली बार संदेह करने लगते हैं, क्या सचमुच ऐसा व्यक्ति एग्जिस्ट कर सकता है इस वर्ल्ड में? और तभी एक चमत्कार होता है। गलत मौसम में अचानक बर्फ़ गिरने लगती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसा तभी होता है जब किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद स्वर्ग स्वयं इस फैसले को विरोध कर रहा है। उसी रात कुछ पहरेदार भी चर्चा करने लग जाते हैं, क्या वास्तव में लू हुआई एक निर्दोष है? लेकिन वे जल्द ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस मामले में सवाल उठाना भी खतरनाक हो सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो शिनमे होती है वो लू हुआई के कब्र पर जाती है। वह लगता है कि शायद वह उसकी मदद कर सकती थी, शायद वह उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, या शायद क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि लॉर्ड लू हुआई के कब्र पर कोई लड़का उसकी कब्र खोद रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से लॉर्ड लू हुआई एकदम अनहार्म्ड बाहर निकलता है। ऐसा लगा मानो उसकी डेथ हुई ही नहीं थी। हम ये भी जानते हैं उसके साथ जो एक लड़का होता है वो बेसिकली एक डीमन होता है।